डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शुरुआत उस ऑर्बिटल से होती है जिसकी एनर्जी कम से कम हो, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे और करते जाएंगे। स्टार्ट कहां से लेना है? वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम से कम होगी। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें ऑर्बिटल की एनर्जी का पता कैसे चले कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है या किसकी ज्यादा है? हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि ऑर्बिटल की एनर्जी उसके n+l वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो जिस ऑर्बिटल का n+l वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। जैसे जैसे n+l वैल्यू बढ़ता जाएगा तो हम उस हिसाब से ऑर्बिटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑर्बिटल में, इस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 और f में 14। तो ये आपने जहन में रखना है कि इस ऑर्बिटल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और दिस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि 4 रूल्स और प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं व्हाइल फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस ऑर्बिटल्स। हम 4 रूल्स और प्रिंसिपल्स कौन से? सबसे पहले हम अफबार प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, उसके बाद n+l रूल है, उसके बाद जो है होन्स रूल है, उसके बाद जो है पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। तो ये 4 रूल्स और प्रिंसिपल्स यूज करके हम वेरियस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। हर रूल की अपनी एक गाइडलाइन है। n+l रूल और अफबार प्रिंसिपल हमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। होन्स रूल हमें ये बताता है कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएं। और पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होंगे, पर 2 इलेक्ट्रॉन तब ही एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं जब उनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? अपोजिट होगा। सो यानी पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कैसे गाइड करा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या है? यही जो मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करनी है कि स्टार्ट कहां से लेना है? वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम से कम हो। वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम से कम हो उससे पहले स्टार्ट लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाए, पता कैसे चले एनर्जी का? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, n+l वैल्यू से पता चलेगा कि ऑर्बिटल की एनर्जी कम है या ज्यादा है। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिगिन विथ ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट एनर्जी। कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे, सो वेयर टू बिगिन? दैट ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट एनर्जी, एंड व्हिच इज दैट? 1s द ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट एनर्जी। सो 1s वो ऑर्बिटल है जिसकी कम से कम एनर्जी है, क्योंकि इसका n+l वैल्यू सबसे कम होता है। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद n+l वैल्यू। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि उसका n+l वैल्यू कितना है। जितना n+l वैल्यू बढ़ता जाएगा उतनी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसमें देर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा जिसकी एनर्जी कम से कम होगी, कम से कम। अच्छा, फॉर द सेम n वैल्यू, अगर n वैल्यू सेम है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल क्या होगा कि 4f की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका n+l जो है वो 7 होगा, इसका n+l 5 होगा, इसका क्या होगा? इसका सॉरी 6 होगा, इसका 5 होगा, इसका 4 होगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे n+l वैल्यू, ये क्या हमने लिखा है? n+l। कैसे मालूम करते हैं n+l? ये आगे जो नंबर लिखा हुआ ये n होता है ना, तो सबका n तो 4 है। तो आपको पता होना चाहिए कि f ऑर्बिटल का l वैल्यू 3 है, तो 4 में 3 ऐड करके हमने 7 बनाया। d का l वैल्यू 2 है, तो 4 में 2 ऐड करके हमने 6 बनाया। इसका l वैल्यू 1 है, तो 4 + 1 5 और ये 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से n+l वैल्यू मालूम करते हैं। और जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन देर से एंटर हो गया। अब क्वेश्चन सिंपल अगर ये आता है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि
which orbital is occupied first। और आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। ए में है कि 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। बताएं इनमें से कौन सी ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे? बिल्कुल इजी है, शाबाश। किस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे? यस, 4s में। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? विच हैज लोएस्ट एनर्जी। नंबर 3 क्वेश्चन है विच हैज, ओके ओके, विच करेक्ट, विच हैज लोएस्ट n+l वैल्यू। ठीक है। नंबर 4, n+l is equal to 6 फॉर विच ऑर्बिटल? किस ऑर्बिटल के लिए n+l जो है 6 है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ही यानी ऑप्शन सेम है, क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, तो मैं आपको टेस्ट करता हूं, पूछता हूं, बाद में आपसे आंसर लेता हूं। ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि विच ऑर्बिटल हैज लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, in which orbital electron moves with maximum velocity। कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी? नंबर 7, which orbital is near to the nucleus, near to the nucleus, कि कौन सी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक है? वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें कि विच ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी। n+l वैल्यू देखेंगे, क्या देखेंगे? n+l। इसका n+l क्या होगा? 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7। सो किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? 4s। सो इसका क्वेश्चन का आंसर है कि लोएस्ट एनर्जी 4s की है। तो सबसे पहले कौन सी ऑर्बिटल फिल होती है जिसकी एनर्जी क्या हो? कम हो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी एनर्जी कम हो। ठीक है, तो एनर्जी किसकी कम है? इसकी। तो ये 4s पहले फिल होगी। विच इज द लोएस्ट n+l वैल्यू? किसका लोएस्ट है? 4s का। ठीक है। n+l इज इक्वल टू 6 फॉर व्हाट? 4d। इसका आंसर क्या हो गया? 4d। ठीक है। विच ऑर्बिटल हैज लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी? ये थोड़ा सिंपल सा और ट्रिकी क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा कि विच ऑर्बिटल हैज लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, कम से कम किसकी होगी? वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस से दूर होगी। अब सबसे पहले किसकी एनर्जी है? 4s की, तो फिर सबसे पहले फिल होगी, तो यानी वो नियर टू द न्यूक्लियस होगी। 4p उसके आगे आएगी, 4d उसके आगे आएगी, 4f उसके आगे आएगी, यानी नियर टू द न्यूक्लियस, जो क्लोज टू द न्यूक्लियस है वो कौन सी होगी? 4s। लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी 4s। तो अभी अगर आपको लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी 4f, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल दूर होगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 4f की। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? 4s की। ठीक है। अच्छा, इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ मैक्सिमम वेलोसिटी? अब अगर इस क्वेश्चन का आपको जवाब समझ आ गया तो इसका आप इजीली देख सकते हैं। तो नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? 4s। जो ऑर्बिटल नियर टू द न्यूक्लियस होगी, जो ऑर्बिटल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस होगी, वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगी, उससे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, यानी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो इसमें इसका जो आंसर है दैट इज 4s। और विच ऑर्बिटल इज नियर टू द न्यूक्लियस? 4s। क्लियर? क्लियर? कुछ रह तो नहीं गया इसमें से? कुछ रह तो नहीं गया बेटा? क्लियर? ओके, तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ दोबारा। द आइंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि ऐसे आइंस जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। आइसो, आइसो मींस सेम,
आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो ऐसे आइंस जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। चलिए कार्बाइड आइन, अब इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने गेन किए, टोटल कितने हुए 10। 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 8 इसका है, 9 इसका है, 11 इसका है, 12 इसका है और 13 इसका है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे प्लस 1 चार्ज, मतलब एक गया, बाकी रह गए 10। 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 गए 10। 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 गए 10। तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। इन आइंस को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। क्लियर? क्लियर बेटा, मैसेज करें। क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए पहले प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, अफबा प्रिंसिपल। वो हमें क्या कहता है? अफबा प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यू पॉली। अब डब्ल्यू पॉली, अफबा कोई साइंटिस्ट नहीं था, अफबा इज अ जर्मन वर्ड। अफबा इज अ जर्मन वर्ड विच मींस बिल्डिंग अप, विच मींस बिल्डिंग अप, ठीक है। सो अफबा इज अ जर्मन वर्ड विच मींस बिल्डिंग अप। क्या, कौन सी बिल्डिंग बनाए, कोई फ्लैट बनाए या कोई बंगला बनाए, क्या बनाए? इस भाई का मतलब ये है कि जब आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे, एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे भाई न्यूक्लियस, उसके बाद शेल, शेल के बाद सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, इस तरीके को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये रूल हमें गाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करने, ठीक है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। According to this principle, the electrons are filled in various orbitals in the increasing order of their energies, starting from orbital having lowest energy। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। सो अफबा इज अ जर्मन वर्ड विच मींस बिल्डिंग अप, कि जब आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कह रहा है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर करें जिसकी एनर्जी कम से कम हो, जिसकी एनर्जी कम से कम, फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाए आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएं, कीपिंग इन माइंड दैट एस ऑर्बिटल में आपने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। ये चीज आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो बाकी क्या है, एन प्लस एल रूल। मैंने आपको सवेरे बताया कि ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड करती है उसके एन प्लस एल वैल्यू, किस पे डिपेंड करती है, एन प्लस एल वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे एन प्लस एल वैल्यू बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स। एन प्लस एल रूल ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करेंगे, इस तरह से फिल करेंगे कि पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे उस ऑर्बिटल में होंगे जिसकी एनर्जी कम से कम होगी। अब कम से कम इस एनर्जी किसकी होगी वो देखते हैं। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम एन प्लस वैल्यू, अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं पर उनका एन प्लस एल वैल्यू सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करेंगे, फिर कह रहा है कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे जिसकी एनर्जी, जिसका एन वैल्यू कम होगा, जिसका एन वैल्यू कम होगा। चलें देखते हैं कुछ, कि कोई भी ऑर्बिटल है हमारे पास और ये उसका एन प्लस एल वैल्यू, ठीक है। अगर हमारे पास 1s है, 1s, अब डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ये चीज ध्यान में रखें कि s का l वैल्यू जो है वो 0 होता है और ये फिक्स होता है, ठीक है। s ऑर्बिटल का l वैल्यू 0 और ये फिक्स होता है, p का l वैल्यू 1 होता है, d का l वैल्यू 2 होता है और f का l वैल्यू 3 होता है। ये चीज ध्यान में रखें बस, ठीक है। तो 1s का l वैल्यू क्या है, 0, तो इसका n प्लस l वैल्यू होगा 1। 2s का 2, 2p का 2 प्लस 1 3, 3s का 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब देखें दो ऑर्बिटल आ गए, दो ऑर्बिटल आ गई, एक का n इज इक्वल टू 2 है, दूसरी का n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। पर दोनों का n प्लस l जो है वो क्या है, 3 है। तो n प्लस l रूल क्या गाइड करा है, इन दिस, दीज आर इन दिस केस
एन प्लस एल रूल हमें क्या गाइड करा है, इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर होगा, 2p में या 3s में, 2p में या 3s में, 2p में। यही इसका है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर होगा जिसका n प्लस एल वैल्यू कम हो। कम किसका है, 1s का। बाद में किस में जाएगा, जिसका उससे ज्यादा होगा। फिर किस में जाएगा, जिसका उससे ज्यादा होगा। इस तरह से जो है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। पर ये एक तो एन, इस वैल्यू को याद रखना है, और दूसरा ये कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये दो चीजें ख्याल रखते हुए आपने आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। सो जब आप देखेंगे तो आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो यही मिलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, उसके बाद होगा 6s2, 4f14, 5d10 और 6p6, उसके बाद होगा 7s2, उसके बाद होगा 5f14, उसके बाद होगा 6d10 और इन द एंड 7p6। सो आप जब n प्लस एल वैल्यू देखेंगे या अफबा प्रिंसिपल, दोनों में से किसी को भी देखेंगे तो आपको सीक्वेंस यही मिलने वाला है। सो हमने जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने वो इसी सीक्वेंस में करने, ठीक है। तो निकालें जरा स्क्रीनशॉट, या स्क्रीनशॉट आपको भेजते हैं। थर्ड रूल है, तो मैं एक मरतबा रिपीट कर लूं कि अफबा प्रिंसिपल जो है वो ये बता रहा है कि अफबा एक जर्मन वर्ड है, अफबा साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट था डब्ल्यू पाली, वोल्फगैंग पाली, ये एक जो है साइंटिस्ट है, फिजिस्ट है, इसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। तो n प्लस एल रूल ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर होंगे जिसकी एनर्जी जो है, जिसकी एनर्जी कम से कम होगी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी आप वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई कि एल वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू ध्यान में रखना है, और किस सबशेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते कितने हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पर सबशेल में 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर p सबशेल की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम p सबशेल की बात करते हैं तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव a dxy ऑर्बिटल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी डी, 1, 3, 5 एंड 10। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचें और जवाब कि एक जो है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसमें, इस ऑर्बिटल में डी एक्स वाई। शिरीन 5। शिरीन आपने कल टेस्ट दी थी, अगर दी थी तो वो कहाँ है। शिरीन, हैव यू कंडक्टेड द टेस्ट? इफ यस देन योर नेम वाज मिसिंग। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए डी एक्स वाई है, यानी एक ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अनपेयर्ड एक ही हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज आंसर। अगर यहाँ पे मैं ये लिखता कि डी ऑर्बिटल, अब डी ऑर्बिटल पता नहीं कौन सी भी हो सकती है, तो हम डी खाली ऑर्बिटल लिखा है, इसका मतलब है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट डी सबशेल, then your, if in this case your answer should be 5, in this case your answer should be 5। but अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑर्बिटल मिली हुई है, उसका डायरेक्शनल कैरेक्टर मिला हुआ है डी एक्स वाई, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्स वाई ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। 2 में अनपेयर्ड कितने होंगे, एक ही अनपेयर्ड हो सकता है, क्योंकि 2 होंगे 2 तो पेयर हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, यू गॉट माई पॉइंट। निमिरता ओके, शिरीन ओके। शिरीन आपकी टेस्ट नहीं मिली मुझे, रिप्लाई करें क्यों नहीं है। सिंपल सी बात है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, इंट्रोड्यूस बाय जर्मन फिजिस्ट एफ एच हुंड। अब एफ एच हुंड क्या बात कर रहा है, पहले तो ये देखें
एक चीज कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या है? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, चलिए भाई डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज, ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज सेम हो, ठीक है, द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, इनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। यानी अगर एल वैल्यू सेम है, अगर किसी ऑर्बिटल का n प्लस एल सेम है, ठीक है, और n प्लस एल के साथ एल वैल्यू भी सेम है, तो सबशेल की अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, ठीक है, व्हाट आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल। क्या ये सेकंड डेफिनेशन सही लिखी है मैंने? कौन बताएगा? सेकंड डेफिनेशन सही है? सेकंड डेफिनेशन सही है बेटा? यस, सेकंड डेफिनेशन सही है, ठीक है, ठीक है। तो सेम सबशेल मतलब अगर हमारे पास पी सबशेल है, ठीक है, पी सबशेल, तो इसकी डिफरेंट ऑर्बिटल्स कौन सी हो गई? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनको कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। इनको क्या कहते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब होन्स रूल ये बता रहा है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन डीजनरेटेड ऑर्बिटल में फिल करने हैं, अगर हम जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वो ऑर्बिटल डीजनरेटेड हैं, यानी उनकी एनर्जी सेम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हमें गाइड कर रहे हैं, बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीजनरेटेड ऑर्बिटल में हुंस रूल का कहना है, एफ एच हुंड का कहना है कि तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाएगा, तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाएगा जब तक हर डीजनरेटेड ऑर्बिटल में, हर सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल में, सब शेल की जितनी भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन आ जाए। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन आ जाए उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है बाद में पेयरिंग बनाएगा, जब हर डीजनरेटेड ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जब तक पूरी डीजनरेटेड ऑर्बिटल पैरेलल स्पिन से सेम स्पिन से फिल नहीं हो जाती, हाफ फिल्ड नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनाएगा, ये इसकी स्टेटमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स इन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन सी? अभी मैंने बताया आपको, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, जिसकी एनर्जी सेम हो। Until each orbital is singly occupied with parallel spin, के अगर हमारे पास p ऑर्बिटल है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास p सबशेल, ठीक है। अब p सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स हैं, px जिसकी एनर्जी बराबर है py के, जिसकी एनर्जी बराबर है pz के। सो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि पहले आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पी वाई में जाएगा, वो पी एक्स के साथ पेयर नहीं बनाएगा। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुंस रूल के हिसाब से गलत हो जाएगी, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना इससे पेयर बनाएगा ना इससे, बल्कि वो अकेला रहना पसंद करेगा। यही हुंस रूल की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स और डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल, और डीजनरेटेड ऑर्बिटल क्या है? द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है हुंस रूल को अप्लाई करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं? इट हेल्प अस टू राइट मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि इस रूल के हिसाब से हम मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे? आप बोरान से स्टार्ट करें। बोरान का एटॉमिक नंबर है 5। आप इलेक्ट्रॉन फिल करें तो पहला नंबर आएगा 1s2 का, कम से कम इसकी एनर्जी है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s2 में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है उसमें तीन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, pxy और pyz। तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है px में होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंस रूल होनी चाहिए 1s2
2s2, 2px2, 2py, सॉरी इधर ही 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, सो 2py 0, 2pz 0, ठीक है, ये सही है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, ये सही है अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। क्या ये इक्वेशन कॉन्फ़िगरेशन सही है? नो, रॉन्ग है। तो क्या करें, इस तरह से लिखें कि 2px के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखें, ठीक है, इसकी एनर्जी बराबर है 2py के, इसकी एनर्जी बराबर है 2pz के, यानी ये 0 होना चाहिए। ये सही है, ये सही है, ये वाली सही है, ये सही है, हमने पैरेलल स्पिन रख दी। अच्छा ये भी सही नहीं है, निम्न दिन क्या होगा, देखिए हमने एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं, 2 नहीं आएंगे, एक आएगा, ठीक है। सो इसकी जो करेक्ट होगी वो ये होगी, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। तो ये इसकी क्या होगा, ये इसकी होगी, ये इसकी क्या होगी, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, मोस्ट स्टेबल, और इसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट जो है अपनी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल होता है। और ये हमें कहां से पता चला, हमें हुन्स रूल ने गाइड किया, हमें हुन्स रूल ने गाइड किया कि हम हुन्स रूल को अप्लाई करके मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अच्छा इसमें क्या इशू था, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में रखते हैं तो क्या इशू था, यहाँ पे तो हमने रखा हुआ है ना, ये पेयर रखा हुआ है, ठीक है, ये पेयर हमने रखा हुआ है 2s में, तो इसमें पेयर क्यों नहीं रख सकते हैं, देखें ये इसलिए पेयर रखा हुआ है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेजने के लिए इसका इसकी ये 2s ऑर्बिटल है, इसका n प्लस एल है 2, इसका n प्लस एल है 3, सो 2 से 3 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन तभी इधर जा सकता है जब इसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, पर 2px, 2py, 2pz इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों पेयर बनाए, इलेक्ट्रॉन क्यों पेयर बनाए, इलेक्ट्रॉन अकेला रहना पसंद करेगा लाइक दिस, ठीक है। इसी हिसाब से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 1s2, 2s2, 2px इक्वल टू 2py इक्वल टू 2pz। क्या लिखे हम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट करें 7, 2 and 2 4 5 6 7। सो ये इसकी मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी यही होगी, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी यही होगी, ठीक है। ये सही लिखा है मैंने या इसमें हुन्स रूल वायलेट हो रहा है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इस तरह से आप अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ऑक्सीजन 8, अब कह रहा है कि यहाँ पे 7 हो गए ना, हर डीजनरेटेड ऑर्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब हम जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसके साथ पेयर बनाएगा, वो इसके साथ पेयर बनाएगा, कैसे देखें, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz0। तो आगे फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन में ये भी पेयर हो जाएगा, आगे नियान में क्या होगा, ये आपका पेयर हो जाएगा और 2pz2 हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई, चलें आगे क्या है, इट हेल्प अस टू राइट मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। हमने देखा कि किस तरह से हुन्स रूल हमें हेल्प कर रहा है कि हम मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इट हेल्प अस टू फाइंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब देखें अगर हम हुन्स रूल अप्लाई नहीं करते, अगर हम हुन्स रूल अप्लाई नहीं करते, हुन्स रूल अप्लाई नहीं करते तो नाइट्रोजन को किस तरह से लिखते हम, नाइट्रोजन को हम लिखते इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिखते, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ हुन्स रूल ये पेयर होता और ये एक अनपेयर होता। सो नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते, इन द इफ इफ हुन्स रूल इज वायलेटेड, अगर हुन्स रूल को वायलेट करते हैं तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, फिर नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए थे, एक,
एक होना चाहिए था, ठीक है। पर जब हम होन्स रूल अप्लाई करते हैं तो हमें पता चला कि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी आप इस लॉ से, इस प्रिंसिपल से वैलेंसी ऑफ एलिमेंट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के पास होन्स रूल के हिसाब से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। वो सब्सटेंस जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो उन सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए बोरान के पास एक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, बोरान इन इट्स एटॉमिक स्टेट, नॉट इन मॉलिक्यूलर स्टेट, एटॉमिक स्टेट जैसे हमने लिखा है, अगर इस तरह से है तो बोरान क्या होगा, बोरान पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा मुझे ये बताएं फिर नियान क्या होगा, उसी कंडीशन में नियान क्या होगा, नियान के ये सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, यानी नियान में ये पेयर होगा, ठीक है। नियान 10 में इधर नीचे लिख लेता हूँ, पेयर 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 पेयर। पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नियान के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होते हैं, वो मैग्नेट को वीकली रिपेल करते हैं, ठीक है। सो वो सब्सटेंस जो मैग्नेट को वीकली रिपेल करते हैं उनको डायमैग्नेटिक कहते हैं, और जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है फेरोमैग्नेटिक। ऐसे एलिमेंट्स और ऐसे आइंस और ऐसे सब्सटेंस जिनके पास 3 4 5 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सो द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंबाइंड स्टेट में भी उनके पास या नेटिव स्टेट में उनके पास 3 4 5 6 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपका आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो बिल्कुल हमने मेरे ख्याल में ये को पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। चलें जी, दूसरी चीज क्या है, होन्स रूल हमें और क्या गाइड करा, इट हेल्प अस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हेल्प अस पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है। दिस रूल आल्सो अप्लाई टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, कि इस रूल को आपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो, एक एस है यानी 2s, एक 2px, दो ऑर्बिटल मिक्स हो रही है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक में छोटा लोब होगा, एक में बड़ा लोब होगा, ठीक है। ये भी sp है, ये भी sp है। तो इसमें भी आप इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर बनाएगा। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी डेफिनेशन यही है कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का साइज, शेप, एनर्जी डिफरेंट होती है, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल बनते हैं। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगी, डीजनरेटेड होंगी। तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में जो है वो होन्स रूल अप्लाई होता है। तो आप वही रूल हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, इट कैन हेल्प, अच्छा, इट कैन नॉट हेल्प अस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड इन एस सबशेल, कि अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है। अब देखिए एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, सो एक ऑर्बिटल जो है उसमें कोई डिजनरेसी है ही नहीं। अगर कम से कम दो ऑर्बिटल होती, उनकी सेम एनर्जी होती, अब एक ही ऑर्बिटल, तो कंपैरिजन कैसे करें। तो इसलिए जब भी आप किसी ऐसे सबशेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेंगे तो आपका ये जो होन्स रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल भाई एक क्वेश्चन है कि होन्स रूल इज रूल्ड आउट, इज रूल्ड आउट या वायलेटेड या कैन नॉट बी अप्लाइड, कांट बी अप्लाइड, किस पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, बी, सी, डी, हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है रुबीडियम, हमारे पास है बेरियम, हमारे पास है कैल्शियम, हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। आप बता सकते हो कि इसमें किस किस पे जो है वो होन्स रूल अप्लाई नहीं होगा, जल्दी कौन बताएगा, जल्दी कौन बताएगा, शाबाश, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, सब सब ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए सारे एस ब्लॉक एलिमेंट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1, इसकी है NS1, ये सेकंड ग्रुप के हैं NS2, NS2। अब इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, आखिरी एस में,
सो एस ऑर्बिटल जब भी फिल होगी, देखें 1s2, सोडियम की बात करें अगर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2, 2s2, 2px2, 2py, सॉरी 2p6 और 3s1। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो s में है, आगे कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, जैसे px थी, py थी, pz थी, या dxy था, dxz थी, ठीक है, dyz थी, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर थी, dz स्क्वायर थी, तो ये डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी। ये ऑर्बिटल ही अकेली है तो किससे कंपैरिजन करें, इसकी एनर्जी खुद ब खुद ही है बस, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होगा तो उस पे हॉर्न्स रूल अप्लाई अप्लाई नहीं होगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई बेटा? लास्ट प्रिंसिपल है जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज करते हैं, दैट इज द पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। अब पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बताता है? ऑस्ट्रियन फिजिस्ट वोल्फगैंग पाली इन 1925 ये कहता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके पास दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, तो उसमें कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। कि अगर हमारे पास यूरेनियम इज द लास्ट, या हम कहें कि यूरेनियम इज द एलिमेंट हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट 92, अगर 92 इलेक्ट्रॉन वाला यूरेनियम है तो 9 आउट ऑफ दीज 92 इलेक्ट्रॉन्स कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिसके चारों ही क्वांटम नंबर सेम हो। ज्यादा से ज्यादा ये कहता है कि तीन सेम हो सकते हैं, चौथा हमेशा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि एक ऑर्बिटल में, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास px ऑर्बिटल है, ठीक है, इसकी एनर्जी बराबर है किसके? py के। इसकी एनर्जी बराबर है किसके? pz के। तो पहला इलेक्ट्रॉन हॉर्न्स रूल के हिसाब से क्या होगा? अनपेयर्ड होगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, तीसरा भी अनपेयर्ड होगा, पर चौथा क्या बनेगा? पेयर। अब डब्ल्यू पाली ये कहता है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है सेम ऑर्बिटल तभी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, तभी ऑक्यूपाई कर सकता है जब इसका स्पिन अपोजिट होगा। क्यों? कि एक नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, दूसरा साउथ पोल जनरेट करेगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन वीकली एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होती है? रिपल्सिव फोर्स। पर हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स में कि स्पिनिंग मोशन से, सेल्फ रोटेशन से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अगर क्लॉकवाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन साउथ पोल जनरेट करता है और एंटी क्लॉकवाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन नॉर्थ पोल जनरेट करता है, ठीक है, सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे? क्या करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से, तो ये क्या करेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज, ठीक है। अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में होगा, ठीक है। तो अगर आप इनकी स्पिन अपोजिट लिखते हैं, स्पिन अपोजिट लिखते हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन अपोजिट स्पिन। पर अगर आप सेम स्पिन रखते हैं, आइदर लाइक सॉरी आइदर बोथ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज और बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज, दोनों केसेस में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो यही इसका मेन मोटो था कि दो ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन सॉरी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में तब भी रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में इसके दो कंक्लूजन है। पहली बात कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन, कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, टोटल दो ही आएंगे। दूसरा ये है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में होंगे तो उनके सारे क्वांटम नंबर आगे होंगे, सेम होंगे। कौन से सेम होंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा, उसके बाद इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा, पर स्पिन क्या होगा? चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? मैंने आपको रीजन बताया कि स्पिन चेंज होने से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं, और एटम की ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? ओके। स्टेटमेंट कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, कि किसी भी एटम में कोई कौन से भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनके चारों ही क्वांटम नंबर सेम हो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तीन। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास
हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2। अब इसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक 11th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा 12th इलेक्ट्रॉन, दोनों किसमें, इसमें 11th भी इसमें। और अच्छा, इन दोनों के देखिए n जो है, इस नंबर को हम n कहते हैं ना, तो n इसका जो है 3 है, n इसका भी जो है वो 3 है, ठीक है, दोनों का n क्या है, 3 है। इज इट क्लियर कि n 3 है? बिल्कुल है, ठीक है, एतबार करें, है। अच्छा l दोनों किसमें है, s में, तो l क्या होगा, 0, l क्या होगा, 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर l 0 है तो m 1 हो सकता है, अगर l 0 है तो m 1 हो सकता है, नो, तो l भी क्या, m भी क्या होगा, सॉरी 0 होगा, तो दोनों का m भी 0 है, m 0, m 0। व्हाट अबाउट s, s क्या होना चाहिए, s क्या होना चाहिए, s क्या होना चाहिए, एक का प्लस होगा, दूसरे का माइनस। देखिए जब भी आप एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आप यानी 11th इलेक्ट्रॉन को आप -1/2 यानी एंटी क्लॉकवाइज देंगे, दूसरे को आप क्या लेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो देखिए कि तीन क्वांटम नंबर सेम है, तीन, मैक्सिमम तीन सेम हो सकते हैं, कौन कौन से, n l m, कब होंगे, जब ऑर्बिटल क्या होगी, सेम, फॉर सेम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी ना कहें, आप कहें सेम सबशेल, अगर सेम सबशेल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उनके तीन क्वांटम नंबर सेम होंगे। अगर आपके सेम ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी स्पिन चेंज होगी, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो क्लॉकवाइज, जो सेकंड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज ध्यान में रखनी है, इसकी अभी कल जो है इसकी हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। चलें, चलें जी, बढ़ते हैं, आप ब्रेक करें 15 मिनट।